प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 2 वीडियो चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कोशिका की संरचना की। तो कोशिका की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो कोशिका का निर्माण, जो कोशिका का निर्माण होता है विभिन्न घटकों से होता है ना, विभिन्न घटकों से होता है जिसे कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आप शरीर के अंदर अंग होता है ना, उसी तरह कोशिकाओं के अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग। ठीक है, जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। यानी कोशिकांग की बात करें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्रोमोसोम, गाल्जी उपकरण, कोशिका द्रव, ये सब क्या है? कोशिकांग है। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करता है। ये कोशिकांग जो होते हैं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। अब देखिए ये जो चित्र आपको दिखाया गया ना, अगर साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा, ठीक है, तो आपको इस तरह का ही दिखेगा। तो ये जो है, ये पहला जो देख रहे हैं ये जंतु कोशिका का है। ठीक है, जंतु की कोशिका है। ठीक, और ये जो है पादप है। ठीक है, पादप कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का ये चित्र है। ये इसमें जो होता है कुछ, इसमें भी जो कुछ ऐसे अंग कोशिकांग होते हैं जो जंतु में पाए जाते हैं लेकिन पादप में नहीं, और पादप में नहीं जंतु में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों में कुछ डिफरेंट भी होते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट जो है पादप में पाया जा रहा है लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे अभी बताएंगे आप इस चैप्टर में, जिस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग सबके बारे में जानते जाएंगे, एक एक करके सबके बारे में आपको समझना है। ठीक है, इन सबके बारे में, सभी कोशिकांग के बारे में एक एक करके समझेंगे, इनके कार्यों के बारे में समझा जाएगा। आगे देखते हैं। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। ठीक है, इन कोशिकांगों के कारण ही, ये जितने भी कोशिकांग है इनके कारण ही क्या होता है कि कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधित सभी कार्यों को करने में सक्षम होती है। किसके कारण? कोशिकांग के कारण ही अपना जीवन संबंधित सारा कार्य करते हैं। आप अगले क्लास 10th में जाइएगा ना, तो भोजन का जो पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप जो हमें मिलती है, ग्लूकोज मिलती है ना, ग्लूकोज जो मिलता है, ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में पहुंचता है और ऑक्सीजन भी पहुंचता है, और वहां पे ग्लूकोज से यह क्रिया करके हमें ऊर्जा मिलता है एटीपी के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में आप क्लास 10th के श्वसन चैप्टर से जाके समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी कि हम लोग सुने हैं कि जीव जो होता है बहुकोशिकीय होता है, और सभी बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि अलग अलग तरह की कोशिकाएं होंगी, तो उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाए जाएंगे। यानी कि उन सब में जितने भी विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं होते हैं उन सब में एक ही प्रकार के ये कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे कोशिका द्रव सब में होता है, क्रोमोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, जो हम लोग कोशिकांग जो देख रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमत दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको 3 ही भाग में बांटेंगे। पहला होगा कोशिका झिल्ली, जो सबसे ऊपर, यहाँ देखिए आपको दिखाया जा रहा है ना, ये जो सबसे ऊपर होती है कोशिका झिल्ली इसके। ठीक है, कोशिका भित्ति भी होता है इसमें। ठीक है, उसके नीचे देखिए प्लाज्मा झिल्ली दिख रहा है ना, प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कहिए, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है कोशिका द्रव। जो कोशिका द्रव देख रहे हैं ना, ये जो अंदर ये जो देख रहे हैं ये कोशिका द्रव है। देखिए यहाँ पे दिखाए होंगे इसमें चित्र में कोशिका द्रव, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा अंदर की जो रचना है ये पूरा कोशिका द्रव होता है। इसमें बहुत प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्रोमो है, सब केंद्रक वगैरह जो है ये सब अंदर ही पाए जाते हैं इसके अंदर। और ये तीसरा होता है केंद्रक, जो ये पाए जाते हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ये केंद्रक है, ये भी आपका केंद्रक है। ठीक, तो मुख्यतः इसे 3 भागों में बांटेंगे। कोशिका झिल्ली सबसे ऊपर पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर, पादप के अंदर एक कोशिका भित्ति भी होती है, एक कड़ा आवरण होता है। ठीक है, सिर्फ पादप के अंदर, जंतु के अंदर ये नहीं होगा। देखिए
इसमें प्लाज्मा झिल्ली ही होगी, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, और ये जो प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक कोशिका भित्ति भी होता है जिसे सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। ये किसके ऊपर होता है? पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में समझेंगे, चलिए। यानी सबसे देखिए यहाँ ओरली ऐसे जान लीजिए कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली सबसे ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, उसके अंदर कोशिका द्रव रहता है। कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे गाल्जी उपकरण हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे लाइसोसोम, राइबोसोम, अभी इसमें बहुत सारे भाग आप देखेंगे, ठीक है। और केंद्रक जो होता है ये बीच में रहता है, ये जो देख रहे हैं ना ये केंद्रक, ये केंद्रक है, यहाँ भी देखिए इसमें केंद्रक है। और केंद्रक में जो बहुत सारे इसमें भी पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे आगे चल के। इसी में गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, और उसके बारे में बहुत चीज जानना है अभी इसी चैप्टर में। और ये जो कोशिका द्रव और केंद्रक है ना, दोनों का जो सम्मिलित रूप होगा, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। इसी को जीव द्रव कहते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए, तो चलिए पहला देखते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यह झिल्ली जीवित और अर्ध पारगम यानी सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है और ये कहाँ होती है, इसको देख लेते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे चारों ओर एक बहुत ही पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। देखिए इसके ऊपर, ठीक है, देखिए ये जो है आप जो देख रहे हैं, ये पहला जो चित्र देख रहे हैं, ये आपका पादप का है, ठीक है। ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका को दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों के ऊपर, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर तो एक और रहता है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऊपर से ये कड़ा आवरण होता है, उसे कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और उसके जस्ट नीचे जो होता है प्लाज्मा झिल्ली होती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली अंदर से होती है, ठीक है। इसके ऊपर ये कठोर एक और झिल्ली होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा झिल्ली होती है। लेकिन जंतु में जो होता है, सीधे जो सबसे ऊपरी परत पे ये जो झिल्ली होती है, इसे ही हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये क्या होती है? तो एक पतली और मुलायम लचीली झिल्ली होती है। और ये जो झिल्ली होती है क्या होती है? जीवित होती है और अर्ध पारगम। अर्ध पारगम का मतलब क्या होता है कि इसमें वस्तुएं जो होंगी, वस्तुएं आसानी से, है ना, आर पार आ जा सकती हैं, इसकी आर पार आ जा सकती हैं, ठीक है। इसमें से पदार्थ, जैसे आप अभी आप बात कर रहे थे कि ग्लूकोज जो होता है कोशिका में पहुंचता है, ऑक्सीजन जो होता है कोशिका में पहुंचता है। तो ये जितने भी पदार्थ हैं ये आसानी से बाहर आ जा सकते हैं इस कोशिका के अंदर आसानी से, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। कोशिका के अंदर ये कोशिका झिल्ली का काम यही होता है कि इसमें से कोई भी पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है, लेकिन सभी नहीं, सभी पदार्थ यहाँ से अंदर बाहर नहीं आ जा सकता है। इसलिए इस झिल्ली को एक और नाम से हम जानते हैं, कहते हैं इसको चयनात्मक, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है। क्योंकि इसमें से सभी पदार्थ आ जा नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही पदार्थ है जो इसमें से आ जा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ठीक है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। चलिए अब देखिए, ये जो इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसमें दोहरी झिल्ली नजर आएगी। जैसे यहाँ दोहरा परत दिखा रहा है ना आपका, ठीक है, ये डबल परत दिख रहा है ना, किधर से किधर से। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो आपको इसी तरह की दोहरी झिल्ली होगी, ठीक है। और इसके बीच में अनेक छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाएंगे देंगे, अनेक छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, और उन्हीं छिद्रों से वस्तुएं जो होंगी, पदार्थ जो होंगे, अंदर बाहर आ जा पाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है, ये जो कोशिका झिल्ली, ये दो पदार्थों से बनी होती है। किसकी किसकी बनी होती है? तो ये लिपिड, ठीक है, और प्रोटीन, दो की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड तथा प्रोटीन की ये बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि ये जो दो परत देख रहे हैं, ये प्रोटीन की परतें होती हैं। ये दो परत प्रोटीन होता है और बीच में जो होता है
वो तरल रूप में लिपिड भरा रहता है। ठीक है, बीच में क्या भरा रहता है, इसके अंदर लिपिड भरा रहता है। यहाँ पे भी, इसमें भी, ठीक है, दोहरी परत होगी और बीच में क्या भरा रहता है, लिपिड भरा रहता है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे, समझ गए। अब देखिए इसके कार्य क्या है। तो यह एक सीमित झिल्ली का आकार करती है, यह एक सीमित झिल्ली है ये, ठीक है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है, जिसके कारण कोशिका का क्या रहता है, निश्चित आकार बना रहता है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करती है कोशिका को। यह भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने और अंदर आने में नियंत्रित करती है, जैसे आपको पहले बताए थे। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इसको कहा जाता है। देखिए सेल वॉल जो होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सिर्फ पादप के अंदर होता है। पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। देखिए मोटा और कड़ा आवरण जो ऊपर से देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं, जो ये चारों तरफ से ऊपर रहता है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी एवं पारेगम्य होती है। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और पारेगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो कोशिकाओं को संरचना और दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, जिसके कारण ये कोशिकाएं जो होंगी हार्ड होंगी। आप प्लांट पादप को देखते हैं ना, हार्ड होता है। ठीक है, जंतु की अपेक्षा उनका शरीर जो होता है हार्ड होता है। इसी के कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। यह कोशिका भित्ति क्या होती है, कड़ी होती है और निर्जीव होती है। किसके कारण, सेलुलोज के कारण, क्योंकि सेलुलोज जो होता है उसमें दृढ़ता ला देता है और इसलिए ये निर्जीव होती है। याद रखना कि पादप के अंदर जो ये कोशिका भित्ति जो है ये क्या होती है, निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद रहते हैं तथा यह अर्ध पारगम नहीं होते। ये ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अर्ध पारगम नहीं होती है। ठीक, इनके निम्नलिखित कार्य है। कौन कौन से कार्य है, तो यह कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह एक निश्चित रूप, क्योंकि हार्ड होता है इसलिए कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है और इसमें दृढ़ता, इसमें निश्चित रूप प्रदान करने के लिए कौन सा इसे उत्प्रेरित करता है, तो सेलुलोज। सेलुलोज के कारण ये हार्ड हो जाती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। ठीक है, यह कोशिका झिल्लियों की रक्षा करता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जस्ट इसके अंदर रहती है ना, उसकी ये रक्षा करता है। यह कोशिका को सूखने से बचाता भी है। कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका को सूखने से बचाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो जीव द्रव का वह भाग, जीव द्रव आपको पहले ही समझाए थे कि इसके अंदर जो कोशिका द्रव और केंद्रक होता है, इसके सम्मिलित रूप को हम लोग जीव द्रव के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली जो भी कहिए, इसके और केंद्रक के बीच में होता है, यानी ये पूरा भाग, ये वाला, ठीक है, ये कोशिका द्रव कहलाता है। ये पूरा भाग जो देख रहे हैं ना ये, ठीक है, ब्लू कलर का ये जो पूरा भाग जो देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। यानी कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति जो भी है, ठीक है, उसके बीच का जो भाग होगा उसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण, जल, कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोनेट हुआ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ आदि जो निर्जीव पदार्थ हैं, ये सब इसमें मौजूद रहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन, जल, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। कोशिका द्रव क्या होता है, तो यह बहुत ही गाढ़ा पारभासी, यानी कि इसके आर पार आपको दिखाई है ना, ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, यानी कि हल्का आर पार से प्रकाश की किरण जा सकती है, उसे हम लोग पारभासी, यानी मतलब इसके आर पार दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा, उस तरह का ये द्रव होता है और चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, एक तरह का द्रव ही है जो गाढ़ा होता है, थोड़ा पारभासी होता है और चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता। ठीक है, ये समरूप और समांगी पदार्थ नहीं होता, वरन इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है। कहने का मतलब ये समरूप, कहने का मतलब एक ही मात्रा में ये चारों तरफ नहीं बना होता, समांगी पदार्थ नहीं होता है
और ये क्या होता है, तो इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित रहती हैं जिसके कार्य अलग अलग होते हैं, जिसके क्या होते हैं, कार्य अलग अलग होते हैं। इसमें जो रचनाएं पाई जाती हैं, जो रचनाएं देख रहे हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी, अंतःपृथ्वी जालिका, इस तरह की जो ये जो रचनाएं पाई जाती हैं, इनके कार्य अलग अलग होते हैं। और इन रचनाओं या विशिष्ट घटकों को कोशिकांग कहते हैं। और ये जो रचनाएं जो है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, कोशिकांग के नाम से जानते हैं। ये तो आप देख रहे हैं जंतु का। इसी तरह पादप में भी बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। अब उन्हीं एक एक करके कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है, जो इसमें दिखाई जो जा रहा है ना चारों तरफ, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और ये जितने भी कोशिकांग है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में है ना झिल्ली युक्त नहीं होते, ये झिल्ली मौजूद नहीं रहती है। यानी कि देखिए प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, उसमें झिल्ली युक्त ये कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वह सेल पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त होती है, कोशिकांग जो होती है झिल्ली युक्त होती है, यानी कि ये पूरी तरह से डेवलप रहते हैं। ये कोशिकाएं डेवलप रहती हैं। जैसे बैक्टीरिया की देखेंगे ना, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोटिक में बहुत सारी कोशिकाएं आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको शॉर्ट में ईआर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यह क्या होता है, तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, यानी ये जंतु में भी होता है और पादप में भी होता है। तो जैसे हम लोग ये जो चित्र देख रहे हैं जंतु का देख रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए इसमें कोशिका द्रव के अंदर क्या पाया जाता है, तो अत्यंत सूक्ष्म, शाखित और झिल्लीदार अनियमित नलिकाएं का जाल पाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये सब जाल, अनियमित आकार का ये जो जाल देख रहे हैं, ये सब क्या कहलाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसे। ठीक है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो साइड में ये जो देख रहे हैं ना, ये सब रचनाएं, ये वाली यहाँ ये सब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, क्योंकि ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की, और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली हुई रहती है। समांतर नलिकाओं के रूप में यहाँ ये फैली हुई है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये ठीक, ये जो देख रहे हैं, ये सब फैली हुई है इधर चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ। ये जो देख रहे हैं केंद्रक, ये रहा आपका, इसके चारों तरफ ये जो देख रहे हैं, ये सब क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब SER, और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। देखिए जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, वह है ना कि झिल्ली जो होती है वो चिकनी होती है। ठीक है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली कैसी होती है, चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो कण देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये कण इसी पे होंगे, ये कण कोशिका के अंदर भी इधर उधर मौजूद रहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव में इधर उधर भी फैले होते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी रहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका पे। तो जिन अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर ये रहेंगे उनको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, और जिन पे नहीं होते हैं उनको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसलिए ये दो प्रकार के होते हैं, जिसपे राइबोसोम होंगे वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाएगी, और जो जिन पे नहीं होंगे उनको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ठीक है, अब इनके कार्य क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए इनके कार्यों की बात करें तो अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लीनुमा नलिकाओं में तरल पदार्थ भरा रहता है। इनके नलिकाओं में क्या होता है, तरल पदार्थ, इसलिए ये कोशिका द्रव में पदार्थों और मुख्य प्रोटीन का संचारण करती है। यह कोशिका द्रव में क्या करते हैं, प्रोटीन का संचारण करती है, अर्थात अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। यानी कोशिका के अंदर ये परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। SER वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेती है। कुछ वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक होती है। ये क्या करते हैं कि कुछ कोशिका झिल्ली बनाने में भी सहायक होती है वसा प्रोटीन के साथ मिलकर। इस प्रक्रिया को झिल्ली
जीवा जीवात जनन कहा जाता है, यानी कि ये झिल्ली का जनन करती हैं। कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, कोशिका द्रव को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है क्योंकि इसी के द्वारा, है ना, बहुत सारी इसको मदद मिल पाती है, यानी कि ये वसा और कोलेस्ट्रॉल का भी संश्लेषण करती है और ये परिवहन का भी कार्य करती है। कोशिका द्रव में जो प्रोटीन का संचारण होता है और अन्य पदार्थों का संचारण करने में मदद करती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली का निर्माण में भाग लेती है। जब कोशिका विभाजन होगा यानी सेल डिवीजन जब होता है तो उस क्रम में ये क्या करती हैं कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करती हैं और कोशिका प्लेट का भी ये निर्माण करने का कार्य करती हैं। ठीक, केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। केंद्रक से जो आनुवांशिक पदार्थ का मतलब जो इसमें जो डीएनए, आरएनए, आप देखे थे ना गुणसूत्र के नाम से जिसे जानते थे, ठीक है, तो उनको क्या करती है, उन्हीं सबको आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जीन मटेरियल्स कहलाते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। उनका जाने के लिए पथ का भी निर्माण करती है। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। इसके कारण ही कोशिका का जो सतह का जो क्षेत्र होता है काफी बढ़ जाता है। RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, जो आपको बता रहे थे कि कोशिका द्रव में इधर उधर बिखरी रहती है और कुछ जो होती है अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर रहती है, जिसके कारण उन्हें हम लोग खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो राइबोसोम ऐसे कण है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। यह अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे रहते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ठीक है, ये अकेले कोशिका द्रव में बिखरे रहेंगे या गुच्छे के रूप में, गुच्छा कहने का मतलब बहुत सारे ग्रुप में भी ये बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम को जो गुच्छे में मिलते हैं उन्हें पॉलीराइबोसोम कहते हैं, यानी जो गुच्छे में रहते हैं उनको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। राइबोसोम का क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गाल्जी उपकरण के बारे में, यानी गाल्जी काय के बारे में। तो सर्वप्रथम इसका खोज जो हुआ था सबसे पहले किसने बताया था, तो इसको बताए थे कैमिलो गॉल्गी। ठीक है, कैमिलो गॉल्जी ने बताया था। 1898 में जंतु कोशिका में गाल्जी उपकरण को देखा था। ठीक है, गाल्जी उपकरण को किसमें देखा था, तो जंतु कोशिका के अंदर 1898। साधारण सूक्ष्मदर्शी में देखने पर यह मुड़ी हुई छड़ के गुच्छे के समान प्रतीत होती है। इस तरह से देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से दिखाई देती है। पादप कोशिकाओं में ये कोशिका द्रव में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरी रहती हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, ये गाल्जी उपकरण जो देख रहे हैं इस तरह से मुड़ी हुई छड़ के रूप में होती है। ठीक है, और इसको अगर इसको बढ़िया से देखिएगा, इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखिएगा तो इस तरह के दिखाई देंगे। ठीक, गाल्जी उपकरण कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाओं, जीवाणु और नील हरित शैवाल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इन सब में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ यूकैरियोटिक कोशिका, स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल में भी नहीं होता है, जीवाणु में भी नहीं होता है, नील हरित शैवाल, है ना, कहने का मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये मौजूद नहीं रहता है। कौन, गाल्जी उपकरण जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है और आपके लाल रुधिर कणिका में भी मौजूद नहीं रहता है। स्तनधारी कहने का मतलब स्तनधारी में जितने भी जीव जंतु आते हैं उनमें भी ये नहीं पाया जाता है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो वो इस तरह की रचना दिखाई देगी। ठीक है, ये इस तरह की कुछ रचना दिखाई देगी जिसमें समांतर नलिकाएं होंगी। इस तरह से देख रहे हैं ना, समांतर नलिकाएं जैसे मुड़ी हुई। ठीक है, जैसे हम लोग अपना आहार नाल लिखते हैं ना, उसी तरह की यहाँ भी रचना कुछ दिखाई देगी मुड़ी हुई, जिन्हें आप कह सकते हैं कि एक कुंडिकाएं हैं, एक तरह की कुंडिकाएं हैं जिनको सिस्टर्नी कहा जाता है, या इसको कुंडिकाएं भी कह सकते हैं।
हिंदी में कुंडिकाएं कह सकते हैं, कुंडिकाएं। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी कुंडिकाएं समांतर रूप में बिछी हुई रहती हैं और इसके कुंडिकाओं के सिरे पर छोटे छोटे पुट्टिकाएं कहिए या फिर वेसिकल्स कहिए। ठीक है, वेसिकल्स कहिए या पुट्टिकाएं भी इनको कहा जाता है, पुट्टिकाएं। ठीक है, पुट्टिकाएं भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। देख रहे हैं ना, ये जो रिक्तिकाएं जो दिख रही है, ये गोल गोल ये रिक्ति पाई पाई जाती है और ऊपर की ओर जो होती है, ठीक है, कुंडिका या कुंडिकाओं के ऊपर की ओर जो होती है ये छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती है, जिन्हें हम लोग वेसिकल्स भी कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पुट्टिकाएं होती है और नीचे जो होती है रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक, अब देखिए ये कार्य क्या करता है, तो ईआर संश्लेषण, ईआर संश्लेषित पदार्थ का संचयन, यानी कि ईआर के अंदर जो पदार्थ का संश्लेषण होगा, है ना, उसका संचयन करेगा, उसका रूपांतरण तथा पैक करके कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। यानी कि ये एक तरह का उसको पैक करेगा, जो ईआर के अंदर संश्लेषित पदार्थ होगा उसको पैक करेगा तो उसको कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का कार्य करता है। ठीक है, कोशिका का मुख्य स्त्रवण अंग है। यह क्या करता है, कोशिका का मुख्य स्त्रवण अंग है, इसी के द्वारा टोटल कार्य संपन्न होता है। देख रहे हैं ना, ये पैकिंग वगैरह करने का काम करता है। लाइसोसोम एवं परिक्सोसोम के निर्माण में यह मदद करता है। कुछ परिस्थितियों में इनके सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। कुछ परिस्थितियों में सामान्य रूप से ये जटिल रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक होता है। ये पादप जब कोशिका का निर्माण होगा उस समय ये कोशिका प्लेट बनाने में सहायक होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन करता है, उनका रूपांतरण करता है और पैक करके कोशिका के बाहर और अंदर भेजने का कार्य करता है। यानी कि इसकी जो झिल्ली होती है ईआर के झिल्ली के संपर्क में रहती है, हमेशा ईआर के झिल्ली के संपर्क में रहती है। तो जरूरी नहीं कि गाजी उपकरण यही पाया जाता है। ठीक है, ये चित्र में आपको दिखाया गया, ये ईआर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये ईआर के झिल्ली से कनेक्ट होता है ताकि इसमें जो पदार्थ का जो संश्लेषण होगा उसको ये संचयन करके, उनका रूपांतरण करके, उनका पैक वगैरह करके उसको बाहर और अंदर भेजने का कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, तो यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है, ये बहुत ही छोटा कोशिकांग है जिसे सर्वप्रथम 1958 में क्रिश्चियन डी ड्वे ने देखा। ठीक है, यह छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं जिसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। देख रहे हैं ये वाला, ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, ये जो रचना देख रहे हैं क्या है, लाइसोसोम कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारी होती है जिसके चारों ओर एक पतली झिल्ली रहती है। इसके चारों ओर क्या होती है, एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत ही छोटा और थैली जैसा होता है। इसका आकार आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा और थैली जैसा है। ठीक है, लाइसोसोम से, है ना, लाइसोसोम तो राइबोसोम से बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन ऐसे जनरली ये छोटी आकार की होती है। ठीक, इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रहती है। यानी कि जीव द्रव, यानी कि ये टोटल रचना को घुला देने या फिर उसको क्या करने, नष्ट करने की क्षमता इसके अंदर होती है। ठीक है, इसको नष्ट करने या फिर उसको घुला देने की इसमें क्षमता होती है। तो जीव द्रव क्या होता है, तो आपको पहले ही जीव द्रव बता चुके हैं कि कोशिका द्रव और केंद्रक के सम्मिलित रूप जो ये टोटल रचना है इसी को जीव द्रव कहते हैं। तो उसके ये घुला देने या नष्ट कर देने की इसके अंदर क्षमता है, बहुत ज्यादा क्षमता है। इस टोटल एक बड़े सेल को ये नष्ट कर सकता है। ठीक, कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण, ठीक है, कहने का मतलब किसी कमी के कारण या किसी रुकावट के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, या फिर कोशिका जब डेड हो जाती है, यानी नष्ट होने लगती है, डेड नहीं यानी कि नष्ट होने लगती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तब लाइसोसोम फट जाते हैं। ये क्या करते हैं, लाइसोसोम फट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें मौजूद एंजाइम अपने ही
कोशिका को पाचित कर देते हैं, यानी अपने ही कोशिका को खा जाते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? कोशिका डेड हो जाता है, इसके सारे कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं। किसके कारण? तो इन लाइसोसोम के कारण ही। तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब ये आपका कोशिका क्षतिग्रस्त होने लगता है किसी भी रीजन के कारण, जिसके कारण ये क्या कर देता है? अपने आप ही फट जाती है, जिसके कारण ये अपने ही कोशिका के अंदर के सभी चीजों को पाचित कर देती है। ये अपनी ही कोशिका को पाचित कर देती है, उसको नष्ट कर देती है, जिसके कारण कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके कार्य क्या है? तो कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े आकार एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, यानी ये बड़े आकार का पदार्थों का पाचन करता है, क्योंकि इसमें विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूट फूट भागों को पाचित कर कोशिका को साफ रखता है। इसके अंदर जो भी टूट फूट भाग होंगे उनको पाचित करके क्या करता है? कोशिका को साफ रखता है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है, या जीवाणु और वायरस से भी रक्षा करता है। ठीक है, यानी कि जीवाणु और वायरस के कारण ही जब आपकी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो ये उसको खा जाएगा, उसको, है ना, इसको खा जाएगा, उसको पाचित कर लेगा, फट जाएगी ना ये थैली, जिसके कारण उसको पाचित कर लेगा। जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है, यानी कि जब जरूरत होगी उसको नष्ट कर सकता है। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगले टॉपिक अगला वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर